हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए कमाल के वीडियो में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ डेयरडेविल का सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 3, जो कि सच में एक बहुत बेहतरीन एपिसोड होने वाला है, क्योंकि हमें इसी एपिसोड के माध्यम से पता चलेगा कि इस सीरीज़ का मेन विलन कौन है। तो अगर आपको जानना है कि वो कौन है तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो एपिसोड की शुरुआत एक बॉलिंग एली से होती है, जहां पर हम एक प्रोहास्का नाम के व्यक्ति को बॉलिंग करते हुए देखते हैं। तभी यहां पर एक हीली नाम का व्यक्ति आता है, जो कि इससे पूछता है कि क्या ये भी इसके साथ बॉलिंग कर सकता है। जवाब में प्रोहास्का इसका मजाक बनाते हुए इसे मना कर देता है, साथ ही इसे काफ़ी उल्टा सीधा भी सुनाता है, जिस बात से गुस्साते हुए हीली इसके बॉडीगार्ड पर हमला कर देता है। अब प्रोहास्का के बॉडीगार्ड को मारने के बाद ये आदमी प्रोहास्का की तरफ बढ़ने लगता है और कुछ ही समय में ये इसको भी मारता पीटता हुआ इसकी जान ले लेता है। और अब इसके मूव से हम समझ पाते हैं कि या तो ये कोई एजेंट है या फिर एक बहुत ख़तरनाक असैसिन है। और इसी के साथ ये एपिसोड पास्ट में जाता है, जहां पर हम देख पाते हैं कि हीली एक तुर्क नाम के बंदे से हथियार खरीद रहा था। अब जैसे ही स्टोरी प्रेजेंट में आती है तो हीली अपनी बंदूक को पास की ही एक पिनबॉल गेम में छुपा देता है, और इतने में ही यहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है, जिन्हें देखते ही हीली इनके सामने आत्मसमर्पण करता हुआ एक वकील की मांग करता है। अब अगले दिन हम मैट को एक चर्च के बाहर एक प्रीस्ट से मिलते देख पाते हैं, जो प्रीस्ट मैट को जैक मर्डॉक के बेटे के रूप में पहचानता था। तब वो कहता है कि मैट उससे कुछ भी कबूल कर सकता है और वो बिल्कुल भी किसी भी कानूनी कार्रवाई में नहीं फंसेगा। जवाब में मैट बोलता है कि ये काफ़ी सारी चीज़ें कबूल करना चाहता है, पर अभी ये बिल्कुल भी सही समय नहीं है। इतना बोलते हुए ये यहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हम बेन नाम के एक पत्रकार को एक आदमी से मिलते देख पाते हैं, जिस आदमी से बात करते हुए बेन को पता चलता है कि न्यूयॉर्क में कोई आदमी आ गया है जो कि सभी गलत बिजनेसमैन को मार रहा है। और वो ऐसा इसलिए नहीं कर रहा ताकि वो शहर को बचा सके, बल्कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वो अपना दबदबा न्यूयॉर्क पर बना सके। और इसी कारण से यह आदमी भी आज ही न्यूयॉर्क छोड़कर जा रहा था। तब बेन इससे बोलता है कि वो इसकी पूरी मदद करेगा, बस इसे बदले में उसके खिलाफ गवाही देनी होगी। पर वो आदमी उस केस के पीछे जाने से इसे मना करता हुआ यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम मैट, कैरन और फॉगी को उनके ऑफिस में देख पाते हैं, जहाँ वो तीनों बातें कर रहे थे कि तभी उनके दरवाजे पर एक आदमी की दस्तक होती है, जिसका नाम जेम्स था। और ये वही जेम्स था जिसे हमने पहले के एपिसोड में देखा हुआ है। तब ये इनसे बातें करते हुए इन्हें एक केस देता है, जो कि हीली का ही केस था, और ये चाहता था कि कोर्ट में ये लोग उसका प्रतिनिधित्व करें ताकि वो जेल से छूट सके। इसके लिए इन्हें काफ़ी सारे पैसे भी ऑफर करता है, पर मैट को पता चल जाता है कि कोई ना कोई गड़बड़ है, इसी वजह से ये आदमी यहाँ पर आया है। इसीलिए मैट पहले मना करने लगता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। और तभी जेम्स बोलता है कि इसे उसके बारे में पता है कि कैसे इन्होंने कैरन की जान बचाई थी। और इस बात को जानकर ये दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं, क्योंकि इस बारे में किसी को भी नहीं पता था। पर तब जेम्स इनसे बोलता है कि इसके कुछ पुलिस वाले दोस्त हैं, इसी वजह से इसे ये बात पता है। इसके बाद जेम्स इन्हें एक चेक निकाल कर देता है, जिसका अमाउंट देखकर फॉगी के तो होश उड़ जाते हैं, पर मैट अभी भी इस केस को लेने से मना कर रहा होता है। इस पर जेम्स बोलता है कि तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है, मुझे सोच कर बता देना। इतना बोलते हुए ये यहाँ से चला जाता है। अब जेम्स के जाने के बाद फॉगी मैट को बोलता है कि अगर तुम्हारी आंखें होती तो तुम ज़रूर देख पाते कि इसका अमाउंट कितना ज़्यादा है, इस वजह से हमें ये केस ले लेना चाहिए। पर मैट को अभी भी जेम्स के ऊपर भरोसा नहीं था, इस वजह से वो थोड़ी देर के लिए जेम्स का पीछा करता है। पर जब जेम्स अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है तो मैट भी वहाँ से वापस जाने लगता है। वहीं हम फॉगी को देख पाते हैं, जो कि हीली से मिलने जेल में आया हुआ था। तब हीली से बात करते हुए हीली इसे बताता है कि इसने जो भी करा था वो आत्मरक्षण के लिए करा था। इसके बात करने के तरीके से फॉगी समझ जाता है कि ये झूठ बोल रहा है, इस वजह से ये इस बार केस लेने से मना कर देता है। इतने में ही यहाँ पर मैट पहुँच जाता है, जो कि अब इस केस को लेना चाहता था। और आखिरकार फॉगी को भी मैट की बात माननी पड़ती है और ये दोनों इस केस को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हम बेन के ऑफिस में उसको देख पाते हैं, जो कि अपना काम कर रहा था, कि तभी उसके पास उसका एडिटर आकर उससे पूछने लगता है कि वो किस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है। इस पर बेन उसे बताता है कि वो एक आदमी के ऊपर काम कर रहा है, जो कि न्यूयॉर्क के सभी बिजनेसमैन को मार रहा है ताकि वो अपना दबदबा न्यूयॉर्क पर बना सके। अब इस चीज़ को सुनकर एडिटर उसे मना करता है कि वो इस चीज़ पर काम ना करे, क्योंकि वो किसी भी तरह की मुसीबत अपने ऑफिस में नहीं चाहता। पर बेन पहले तो नहीं मानता, क्योंकि उसे उसी चीज़ पर काम करना था। पर एडिटर उसे किसी तरह समझाते हुए यहाँ से चला जाता है। वहीं हम फॉगी और मैट को देख पाते हैं, जो कि अभी भी हीली से बातचीत कर रहे थे। तब मैट हीली से जानना चाहता था कि वो ऐसा क्या काम करता है जो कि जेम्स की कंपनी उसको छुड़वाने के लिए अनगिनत पैसा देने के लिए तैयार है।
जवाब में वो कुछ भी नहीं बताता। इस वजह से मैट उसके ऊपर दबाव बनाने लगता है, जिसे देखकर फॉगी मैट को साइड में ले जाकर बोलता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जो काम हमें दिया गया है हमें बस उसी के ऊपर फोकस करना चाहिए, या तो फिर हमें इस केस को छोड़ देना चाहिए। पर मैट अभी भी इसकी बातों का सही से जवाब नहीं देता और जाकर हीली से आराम से बातें करने लगता है। दूसरी तरफ जेम्स उसी बॉल एली में आया हुआ होता है जहाँ पर पिछली रात हीली ने कत्ल करा था, और तब वो उसी पिनबॉल गेम के पास जाता है और वहाँ से उस गन को छुपके से निकाल लेता है जिसे पिछली रात हीली ने वहाँ पर छुपाया था। और वापस से हम फॉग और मैट को देख पाते हैं जो कि अपने ऑफिस में वापस आ गए थे और वो हीली के ही बारे में डिस्कस कर रहे थे। तभी वो इस बारे में कैरन की राय लेने के लिए पूछते हैं, पर कैरन वहाँ पर नहीं थी। वहीं हम कैरन को देख पाते हैं जो कि उसी कंपनी में आई हुई थी जिसमें वो पहले काम करा करती थी। तब वहाँ का बॉस उसके ऊपर दबाव बना रहा था कि उसने जो फाइल कंपनी से प्राप्त करी है उसे वो कहीं पर भी नहीं देनी है, ताकि कंपनी की जरा भी बदनामी ना हो, और इसके बदले में ये लोग उसे काफ़ी ज़्यादा पैसे देंगे। पहले तो कैरन इसके लिए काफ़ी मना करती है, पर इसके बाद बॉस उसे बोलता है कि तुम्हें इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलेंगे, इस वजह से तुम्हें ध्यान से सोचना चाहिए। इस बात को सुनकर कैरन को सोचने लगती है और सीन कट होकर बेन पर आता है जो कि एक हॉस्पिटल की नर्स से बहसबाजी कर रहा था। और इन दोनों की बातों से हम जान पाते हैं कि बेन की बीवी इस हॉस्पिटल में काफ़ी दिनों से एडमिट है, पर बेन के पास अब इतने पैसे नहीं हैं कि वो ज़्यादा दिन तक अपनी बीवी को इस हॉस्पिटल में रख सके। तब बेन को वो नर्स बोलती है कि अगर तुमने आज ही पैसे जमा नहीं करवाए तो तुम्हारी बीवी को धक्के मारकर इस हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर बेन उससे भीख मांगने लगता है कि वो उसकी बीवी को कुछ दिनों के लिए इस हॉस्पिटल में और रख ले। इस पर वो नर्स उसे बोलती है कि 5 दिन से ज़्यादा का समय तुम्हें नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसके आगे मैं कुछ भी नहीं संभाल पाऊंगी। ये सुनकर बेन मान जाता है और अपनी बीवी से मिलने उसके रूम में जाता है जहाँ पर वो सो रही थी और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। अब हम मैट और फॉगी को देख पाते हैं जो कि कोर्ट रूम में बैठे हुए थे। तब वहाँ पर हीली के केस की सुनवाई चल रही थी। इतने में ही वहाँ पर जेम्स पहुँच जाता है। अब उसके आने के थोड़ी देर बाद वो गवाह जो कि बैठे हुए थे और गवाही देने वाले थे कि हीली ने सही काम करा है कि नहीं, उनमें से एक गवाह की दिल की धड़कन काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाती है, जिसे सुनकर मैट समझ जाता है कि इस गवाह को काफ़ी ज़्यादा डरा धमकाकर बैठाया हुआ है। पर वो उस समय कुछ भी नहीं कहता। अब रात में हम उसी औरत को देखते हैं जो कि गली में जा रही थी। तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसे देखकर वो औरत काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, और तब वो आदमी इससे बोलता है कि तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना है जैसा हमने बोला है। तुम्हें हीली के बचाव के लिए वोट करना है, नहीं तो तुम्हारी फैमिली और तुम्हें सबको मार दिया जाएगा। इस बात से वो औरत काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और इसकी हाँ में हाँ मिलाकर यहाँ से जल्दी से चलती बनती है। और अब इसके जाते ही यहाँ पर हमारा हीरो पहुँच जाता है जिसने अपना सुपर हीरो कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, और वो यहाँ पहुँचते ही उस आदमी को जिसने इस औरत को धमकाया था उसको मारना पीटना चालू करता है और उसे ऐसे ही काफ़ी बुरी तरह से बहुत देर तक मारता रहता है। तब मैट इससे पूछता है कि ऐसा करने के लिए किसने बोला है, पर वह आदमी बताता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि किसने बोला है, पर मेरे अकाउंट में काफ़ी सारे पैसे आए थे और उनके साथ ये मैसेज था कि तुम्हें इस औरत को धमकाना है ताकि वो हीली को वोट करे। अब ये बात जानकर मैट को काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है, और ताकि उस औरत को आगे कोई भी धमकियाँ ना मिले, इसी कारण से अगले दिन मैट कोर्ट में अपील करता है कि उस सदस्य को बदल दिया जाए जो कि गवाही देने वाला है। इस वजह से कोर्ट में भी उसकी अपील स्वीकार कर ली जाती है, जिसे देखकर मैट बाकी सभी सदस्यों को एक बहुत शानदार स्पीच देता है, जिससे सभी लोगों को यह लगने लगता है कि सच में हीली निर्दोष है। वहीं हम जेम्स को देख पाते हैं जो कि एक आदमी के साथ बैठा हुआ था जो कि ट्विल्सन फिक्स के साथ मिलना चाहता था, पर ट्विल्सन फिक्स काफ़ी ज़्यादा बिजी था, इस वजह से वह उससे नहीं मिल सकता था। और अब इन दोनों की बातों से हम जान पाते हैं कि ट्विल्सन फिक्स और हीली आपस में जुड़े हुए हैं। हम कैरन पेज को देख पाते हैं जो कि डैनी की विधवा पत्नी से मिलने आई हुई थी, क्योंकि उसे अभी भी काफ़ी ज़्यादा दुख था कि उसकी वजह से डैनी की जान खामखा में चली गई। अब इससे मिलने पर ये इससे सबसे पहले माफ़ी मांगती है और बताती है कि यूनियन एलाइड चाहता है कि यह समझौते पर साइन कर दे जिससे वो फाइल लीक नहीं होगी जो कि इसके पास है। इस पर डैनी की पत्नी इसे बताती है कि ऐसा ही सेम एग्रीमेंट उन्होंने इसे भी दिया था, और क्योंकि ये अपने बच्चों के लिए प्रोटेक्शन चाहती थी इसी वजह से इसने हस्ताक्षर कर दिए, और अगर ये ऐसा नहीं करती तो आगे चलकर इसके बच्चों की जान को भी खतरा हो सकता था। यह जानकर कैरन एकदम शांत हो जाती है और साथ ही यहाँ से डैनी की पत्नी भी चली जाती है। अब इसके बाद हम बेन को देख पाते हैं जो कि किसी से बातचीत कर रहा था। इसकी बातों से हम जान पाते हैं कि इसे बहुत बड़ा एविडेंस मिलने वाला है। इतने में ही यहाँ पर कैरन पहुँच जाती है जो कि अब इसे यूनियन एलाइड के बारे में सब बताने के लिए राजी थी। अब सीन वापस से कोर्ट में आता है जहाँ गवाहों को क्योंकि ऐसा लगने लग गया था कि हैली एकदम निर्दोष है, इसी वजह से वो सारे गवाही देते हैं कि हैली को छोड़ देना चाहिए।
और इसी बुनियाद पर हैली को रिहा कर दिया जाता है, जिस वजह से हैली काफ़ी खुश होता है। अब रात में हम देख पाते हैं जब हैली कहीं पर जा रहा होता है तभी मैट उसके ऊपर अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर हमला कर देता है और हम लोग जान पाते हैं कि ये सब मैट की एक चाल थी ताकि वो हैली से पूछ सके कि उससे ऐसे काम कौन करवा रहा था। साथ ही वो यह भी जानना चाहता था कि जेम्स किसके लिए काम करता है, पर पहले हैली उसे बड़ी आसानी से कुछ भी नहीं बताता। और तब इन दोनों में एक बहुत खतरनाक लड़ाई होने लगती है जिसमें इन दोनों को ही काफ़ी चोटें आती हैं, पर दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। तब पास के ही एक खंबे में लगे चाकू की जैसे नोकीली चीज़ पर जब हैली डेयरडेविल का सर मारने ही वाला होता है कि तभी डेयरडेविल उल्टा इसी के ऊपर हमला कर देता है और किसी तरह इससे जान लेता है कि इससे ऐसे काम कौन करवा रहा था। दरअसल उस आदमी का नाम विल्सन फिक्स ही था, पर हीली जब ये नाम बताता है तो इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा डरने लगता है क्योंकि उसे पता था कि विल्सन फिक्स का नाम उसने अगर बता दिया तो उसके परिवार वालों को विल्सन फिक्स छोड़ेगा नहीं और साथ ही वो इसको तो ज़रूर ही मार देगा। और इसी डर के कारण ये अपना सर उसी खंबे में मार लेता है जिसमें अभी ये डेयरडेविल का सर घुसाने वाला था, जिस कारण से इसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब हेल्स किचन में ही हम एक शानदार आर्ट गैलरी को देख पाते हैं जहां पर विल्सन फिक्स और एक औरत खड़े हुए थे और एक पेंटिंग को देख रहे थे। यह बहुत महंगी थी पर इसमें कुछ भी ज़्यादा खास नहीं था, पर फिर भी विल्सन इसे खरीद लेता है। और जब वो औरत इससे पूछती है कि ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, तब विल्सन बोलता है कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये पेंटिंग मुझे याद दिलाती है कि मैं कितना अकेला हूँ। और इसके बाद हमें विल्सन की शक्ल दिखाई जाती है और उसकी शक्ल देखकर हम जान पाते हैं कि यही इस सीरीज़ का मेन विलन होगा। के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और अगर आपको आगे की कहानी जाननी है तो बने रहिए मेरे एक्सप्लेनेशन वीडियोस के साथ। और अगर आप इस सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट में ज़रूर नेक्स्ट टाइप कर दीजिएगा ताकि मैं जान सकूं कि कितने लोग हैं जो डेयरडेविल के आगे के एपिसोड देखने चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मज़ेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ लाता रहूँगा। तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।